कहानी की शुरुआत में हम बेन को देखते हैं, जिसके दादा उसे एक छुपे हुए खजाने की कहानी सुना रहे थे। इस खजाने के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अब सालों बाद जब बेन बड़ा हुआ तो उसने कुछ और लोगों के साथ मिलकर उस खजाने को ढूंढने का फैसला किया। बेन को अपने दादा की कहानी से थोड़ा अंदाजा था कि यह कहाँ हो सकता है। उसके दादा ने उसे एक नोट दिया था जिस पर एक नाम लिखा था। बेन ने हिसाब लगाया कि यह नाम एक पुराने जहाज का है। उसके एक दोस्त राइली ने उस जहाज की लोकेशन का पता लगाने में उसकी मदद की और आखिरकार जहाज मिल ही गया। बेन ने सबको यह खबर दी और फिर इयान का धन्यवाद किया, जो उनका साथी था और इस पूरी खोज में सारा पैसा उसी ने लगाया था। अब बेन अपनी टीम के साथ उस जहाज में घुसता है। जब उन्होंने आसपास देखा तो उन्हें एक कमरा मिला जिसमें बारूद के ढेर सारे डिब्बे थे। थोड़ा और अच्छे से ढूंढने पर बेन को एक डेड बॉडी मिली जो एक डिब्बे को पकड़े हुई थी। जब उसने चेक किया तो उस डिब्बे में एक पैकेज था और उसके अंदर एक पाइप थी। बेन सोचने लगा कि इस पाइप में ऐसा क्या खास है कि इसके लिए कोई अपनी जान दे गया। तभी उसने देखा कि पाइप पर कुछ लिखा था। उसने अपना खून इस्तेमाल करके समझने की कोशिश की कि आखिर उस पर लिखा क्या है। जब उसे वह लिखावट समझ आई तो वह समझ गया कि यह एक और सुराग है। यह बात इयान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इतना पैसा लगाने और खोजबीन करने के बाद भी उनके हाथ बस एक सुराग लगा था। इस बात से इयान बहुत चिढ़ गया, लेकिन बेन ने उस सुराग में छुपी पहेली को सुलझा लिया। उसने बताया कि यह एक अदृश्य नक्शे के बारे में है जो अमेरिका के सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे छुपा हुआ है। जैसे ही बेन ने कहा कि इस दस्तावेज तक पहुंचना और उसका मिलना बहुत मुश्किल होगा। अब इयान ने अपने आदमी शॉ को बेन पर बंदूक तानने को कहा, लेकिन इयान कहीं न कहीं यह बात अच्छे से जानता था कि अगर बेन नहीं होगा तो आगे की पहेलियां कौन सुलझाएगा। इसलिए इयान ने बेन के दोस्त राली को जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले की बात और बिगड़ जाए, बेन ने एक फ्लेयर स्टिक जला दी और कहा कि अगर सब शांत नहीं हुए तो वह इसे बारूद पर फेंक देगा। सबको लगा कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन बेन ने वह फ्लेयर फेंक दी। पर इससे पहले कि वह नीचे बारूद पर गिर पाती, इयान ने उसे पकड़ लिया। लेकिन इयान यह जानता ही नहीं था कि उसके हाथ पर भी थोड़ा बहुत बारूद लगा हुआ था। अचानक उसके हाथ में आग लग गई, जिसके बाद उसने फ्लेयर को छोड़ दिया। अब वह फ्लेयर स्टिक नीचे पड़े बारूद पर जा गिरी। बारूद की वजह से जहाज के फटने से पहले ही इयान और शॉ वहां से भाग गए। उन्होंने बेन और राइली को अंदर ही छोड़ दिया, लेकिन ऐन मौके पर बेन को एक गुप्त दरवाजा मिला जिसकी मदद से वह और राली बच निकले। पूरा जहाज फट गया और इयान को लगा कि बेन और राली अब मर चुके हैं। खैर, शहर लौटने के बाद वे दोनों नेशनल आर्काइव्स म्यूजियम गए जहां वह डॉक्यूमेंट मौजूद था। उन्होंने वहां के डायरेक्टर एबिगेल से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने उसे वह कहानी सुनाई और बताया कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे एक नक्शा छुपा है तो एबिगेल ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा कि उनकी सारी बातें झूठी हैं। जब वे एबिगेल के ऑफिस से निकल रहे थे तो दोनों ने उस दस्तावेज को देखा। तभी अचानक बेन ने कहा कि हमें इसे चुराना होगा ताकि यह इयान के हाथ न लग पाए। इस पर राइली ने कहा कि इसे चुराना इम्पॉसिबल है। इसके बाद उसने बेन को लाइब्रेरी में जाकर डिटेल में बताया कि यह डॉक्यूमेंट कितनी सिक्योर जगह पर है। लेकिन बेन ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना है कि वह इस डॉक्यूमेंट को वहां से हटाकर प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट कर दे। हालांकि राइली को इस प्लान पर कुछ खास भरोसा तो नहीं था, लेकिन फिर भी वह बेन की मदद करने के लिए मान गया। फिर दोनों ने प्लान ढंग से बनाना शुरू किया। उन्हें सबसे पहले एबिगेल के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और फिर प्रिजर्वेशन रूम के कोड्स चुराने होंगे। इसके लिए बेन ने एबिगेल को एक स्पेशल गिफ्ट भेजा जिसके अंदर एक स्पेशल केमिकल लगा हुआ था। फिर जब वो कोड डालने के लिए बटन दबाएगी तो वहां उसके फिंगरप्रिंट्स रह जाएंगे। और शुरुआत में तो यह प्लान बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा था, लेकिन दूसरी ओर इयान भी कुछ आदमी तैयार कर रहा था। पार्टी वाले दिन जब वो डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन रूम में शिफ्ट हो गया, बेन स्टाफ का भेष बनाकर बिना किसी परेशानी के बिल्डिंग के अंदर घुसा। उसने वापस अपने कपड़े बदले और एबिगेल से मिला। यहाँ बेन ने झूठ कहा कि उसने म्यूजियम को एक बहुत बड़ा डोनेशन दिया है और फिर मौका पाते ही उसने एबिगेल का शैंपेन ग्लास चुरा लिया जिस पर उसके फिंगरप्रिंट्स लगे हुए थे। इसी बीच इयान और उसके आदमी भी म्यूजियम आ गए। वो एक अंडरग्राउंड टनल के जरिए बिल्डिंग में घुसे। थोड़ी देर बाद बंद प्रिजर्वेशन रूम में पहुंच गया, लेकिन जब रली कैमरा से उस पर नजर रखे हुए था तो इयान के एक आदमी ने उनका एक्सेस ब्लॉक कर दिया। यहाँ बेन ने फैसला किया कि वह डॉक्यूमेंट को पूरे फ्रेम के साथ ही लिफ्ट के जरिए नीचे ले जाएगा।
जाएगा। जैसे ही वह बाहर निकला तो इयान और उसके लोगों ने उसे देखा और वह चौंक गए क्योंकि उन्हें तो लगा था कि बेन मर चुका है। आखिरकार किसी तरह बेन लिफ्ट में घुस गया और उसने डॉक्यूमेंट को उसके प्रोटेक्टिव कवर से बाहर निकाला। जैसे ही बेन बाहर निकलने लगा उसने एबिगेल की नजरों से बचने की कोशिश की, जिसने यह कंफर्म कर लिया था कि बेन का नाम गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं। इसके बाद बेन म्यूजियम के एक स्टोर में छुप गया, लेकिन जब वो डॉक्यूमेंट के साथ वहां से निकलने लगा तो कैशियर ने सोचा कि वो डॉक्यूमेंट की कॉपी चुराने की कोशिश कर रहा है। बेन ने वहां से चुपचाप बचकर निकलने के चक्कर में एक कार्ड से पेमेंट कर दी क्योंकि उसके पास ज्यादा कैश नहीं था। संगीत जब वह बाहर जा रहा था तो एबिगेल ने उसे देख लिया और उसका पीछा करने लगी। जैसे ही बेन ने वो डॉक्यूमेंट रायली की वैन के पिछले हिस्से में डाला तो एबिगेल ने उससे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद बेन के हाथ में वह डॉक्यूमेंट देखकर संगीत एबिगेल समझ गई कि उसने क्या किया है। यह देखते ही एबिगेल चिल्लाने लगी तो इयान ने उसे डॉक्यूमेंट के साथ देख लिया और अपने आदमियों को उसके पीछे छोड़ा। बेन ने एबिगेल को बचाने की कोशिश की, लेकिन इयान के आदमी उसे पकड़ कर ले गए। इयान ने वैन में एबिगेल से कहा कि यह डॉक्यूमेंट मेरे हवाले कर दो, लेकिन अचानक उनकी वैन के सामने कुछ आ गया तो ड्राइवर को कट मारना पड़ा। इस झटके से पीछे मौजूद सभी लोग गिर गए। उधर रायली और बेन ने उनका पीछा किया ताकि वह एबिगेल की मदद कर सकें। थोड़ी देर बाद इयान एबिगेल से वह डॉक्यूमेंट लेने में कामयाब रहा। तभी बेन ने मौका देखकर एबिगेल को रायली की वैन में खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। दूसरी तरफ जब इयान ने रुकने के बाद डॉक्यूमेंट खोला तो उसे पता चला कि वह तो नकली है। एबिगेल बहुत नाराज थी कि बेन ने वह डॉक्यूमेंट चुराया और अब वह किसी गुंडे के हाथ में है। लेकिन तभी बेन ने असली डॉक्यूमेंट निकाला और बताया कि उसने एक नकली भी खरीद लिया था ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो असली वाला सेफ रहे। बेन ने यह भी बताया कि मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट इसलिए चुराया था ताकि इयान उसे न चुरा ले। जब बेन और रली ने सोचा कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई केमिकल लगाकर क्लू ढूंढते हैं तो एबिगेल ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसे तो यह खराब हो जाएगा, लेकिन उनके पास जो सामान तैयार पड़ा है वो बेन के घर पर है और बेन अब वहां जा नहीं सकता क्योंकि FBI उन्हें ढूंढते हुए पहले ही वहां संगीत पहुंच गई होगी। जैसे ही वह लोग वैन साइड में रोककर सोचने लगे, बेन ने कहा कि कुछ जरूरी चीजें हैं जो खजाना ढूंढने में जरूर काम आएंगी। उनमें से एक चीज फ्रैंकलिन नाम के इंसान के लिखे हुए कुछ लेटर्स हैं जो उस खजाने से जुड़े हुए हैं। बेन को याद आया कि उसके पिता के पास उन लेटर्स की कॉपी थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो उनके पास जाएगा। एबिगेल ने उस डॉक्यूमेंट के साथ भागने की कोशिश की, लेकिन बेन ने उसे रोक लिया। थोड़ी बहसबाजी के बाद वह भी उनके साथ जाने को मान गई। इसी दौरान FBI एजेंट सडस्की ने बेन के घर पर रेड की। उन्हें वहां बेन की काफी सारी चीजें मिली, वह चिट्ठियां भी जिनके बारे में बेन बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद बेन अपने पिता पैट्रिक के घर पहुंचा। पैट्रिक ने कहा कि मेरा एक ही सपना है कि तुम मुझसे मिलने आओ, लेकिन खजाने के बारे में नहीं। जिस पर बेन ने कहा कि हाँ, तो मैं आपसे मिलने ही तो आया हूँ। इस बात से पैट्रिक बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि किसी की गलती से सीखते हो कि नहीं तुम। मैंने अपनी पूरी जिंदगी खजाने को ढूंढने में झोंक दी। उसने कहा कि ऐसा कोई खजाना नहीं है, यह बस ऐसे ही कहानी बना दी किसी ने। लेकिन बेन ने अपने पिता की बात पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के पिछले हिस्से की जांच की तो उन्हें कुछ खास कोड्स मिले जो उन चिट्ठियों से जुड़े हुए हैं जिनके लिए वह यहाँ आए थे। जब बेन ने दोबारा पैट्रिक से वह चिट्ठियां मांगी तो पैट्रिक ने कहा कि मैंने तो पहले ही उन्हें फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिया है। दूसरी तरफ जब FBI पैट्रिक के घर पहुंची तो उन्हें सिर्फ पैट्रिक एक कुर्सी से बंधा हुआ मिला। उसने कहा कि मेरा बेटा ऐसे ही बांध के चला गया, मुझे साथ में मेरी गाड़ी भी ले गया वो। दूसरी तरफ इयान को भी समझ आ गया कि जो सुराग उन्हें उस जहाज में मिला था वह उन्हीं चिट्ठियों से जुड़ा हुआ है। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि फिलाडेल्फिया में उन लेटर्स की कॉपीज हैं। रायली जब वो कोड पता लगाने की कोशिश कर रहा था तो एक छोटा बच्चा उसके पास आया। यहाँ उस बच्चे ने सारे कोड बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिए। तभी इयान भी वहाँ टाइम पर पहुँच गया। इयान ने देखा कि यह लड़का कुछ तो पेपर में सॉल्व कर रहा है तो उसने लड़के का पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद रायली सीधा बेन और एबिगेल के पास पहुंचा ताकि उन्हें वह कोडेड मैसेज बताएं जो उसने लेटर्स से निकाला था। इसके बाद बेन, एबिगेल और रायली तीनों मैसेज को डिकोड करने में लग गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जरूर यह सुराग इंडिपेंडेंस हॉल के बाहर वाली घड़ी की तरफ इशारा करता है। यह समझ में आते ही तीनों वहां अकेले निकल पड़े ताकि अगला क्लू जल्द से जल्द ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ इयान ने भी उस स्कूल वाले लड़के को पैसे देकर यह पता लगा लिया कि आखिर उसने रायली को क्या बताया था। जल्द ही इयान भी इंडिपेंडेंस हॉल की तरफ निकल
पड़ा। वहाँ बेन ने घड़ी की डायरेक्शन को फॉलो किया और देखा कि दीवार की एक ईंट पर एक खास निशान है। उसने उस निशान वाली जगह से ईंट हटाई और अंदर एक पुराना सा चश्मा मिला। बेन तुरंत एबिगेल और रायली के पास गया और उन्हें वह चश्मे दिखाए। फिर बेन ने वो चश्मा पहना और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे वाले मैप को देखा। तब उसे एक खास निशान दिखाई दिया और उसके पास ही कुछ शब्दों में लिखा हुआ मैसेज भी था। लेकिन उसी वक्त उन्होंने देखा कि इयान अपने लोगों के साथ वहां घूम रहा है, तो उन्होंने फैसला किया कि वह अलग अलग हो जाएंगे। एबिगेल और रायली के पास वो डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट था और वह जल्द ही उसे साथ लेकर निकल गए। इयान से बचते बचते वह दोनों काफी दूर निकल गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि एक बस उनके बहुत करीब आ गई और उनकी टक्कर होने ही वाली थी। इसी अफरातफरी में इयान ने उनसे डिक्लेरेशन का वो डॉक्यूमेंट छीन लिया। एबिगेल और रली ने तुरंत बेन को फोन किया। यहाँ बन ने कहा कि सब जल्दी से गाड़ी के पास मिलते हैं। लेकिन एफबीआई को बेन की गाड़ी पहले ही मिल चुकी थी और जैसे ही बेन वहाँ पहुँचा तो एफबीआई ने उसे अरेस्ट कर लिया। यहाँ एफबीआई की कस्टडी में बेन ने एजेंट सडस्की को पूरी कहानी बताई। संगीत जब सडस्की में बेन के पास से मिले चश्मे देखे तो बेन को समझ आया कि उन्हें एक और तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी अचानक उसके फोन पर इयान का कॉल आया। इयान ने बेन को धमकी दी कि चश्मे लेकर एक पब्लिक प्लेस में उससे मिलने आए और अगर उसने एफबीआई को कुछ भी बताया तो वह उसके दोस्तों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब एफबीआई इयान जैसे अपराधी को पकड़ने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। यहाँ जब बेन इयान से मिलने गया तो पता चला कि यह पूरी की पूरी उनकी चाल थी। अचानक ही इयान के लोग आए और बेन को वहाँ से छुड़ा ले गए। फिर इयान ने बेन से पिछला क्लू मांगा। जब बेन ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता, तब इयान ने दिखाया कि उसने बेन के पिता पैट्रिक को किडनैप कर रखा है। इस धमकी के बाद बेन ने बताया कि जो निशान उसने मैप में देखा था वह एक चर्च का सिंबल है। बेन ने फिर से उन खास चश्मों का इस्तेमाल किया और इस बार उसे एक अलग सा सुराग मिला, एक अजीब सा नाम। सब कंफ्यूज हो गए। तब उन्हें समझ आया कि चर्च के नीचे लोगों को दफनाने की जगह है। जिसके बाद इयान और उसके सभी साथी तुरंत ही नीचे चले गए। पैट्रिक ने चुपके से बेन को बताया कि उन्हें कोई तरीका ढूंढना होगा इयान से छुटकारा पाने का। मैप में लिखे नाम को ढूंढकर उन्होंने वहाँ से दीवार तोड़ी जिसके पीछे एक सुरंग जा रही थी। इयान ने बन से कहा कि वह आगे चले। अंदर जाने के बाद उन्हें वहाँ लकड़ी की सीढ़ियाँ और एक पुरानी लिफ्ट दिखाई दी। पैट्रिक ने सबको कहा कि यह लकड़ी की सीढ़ियाँ खतरनाक है, इतने सालों से कोई आया नहीं है, यहाँ पर टूट जाएंगी। लेकिन इयान ने सबको जबरदस्ती नीचे जाने को कहा। जब सभी लोग उन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी अचानक से बहुत सी सीढ़ियाँ टूट गई। इस घटना में शन नीचे गिरकर मारा गया। अब वह पूरा हिस्सा टूट रहा था और बाकी सबको लिफ्ट के ऊपर कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। उस लिफ्ट ने उन्हें एक खाली कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। इयान ने बेन से पूछा कि खजाना कहाँ है। बेन ने दिखावा किया कि उसे भी कुछ नहीं पता। इयान ने गुस्से में उन्हें धमकी दी कि अगर बेन ने कुछ नहीं बताया तो वह उन्हें यहीं पर छोड़कर चला जाएगा। संगीत तभी पैट्रिक ने कहा कि अगला सुराग इस लालटेन के अंदर है और ऐसी ही एक लालटेन बॉस्टन की चर्च में भी है। यहाँ इयान फिर भी उन्हें वहीं छोड़कर चला गया। इस पर रायली ने परेशान होकर कहा कि हम यहीं मरने वाले हैं। तब बेन और पैट्रिक ने रायली और एबिगेल को बताया कि उन्होंने इयान से झूठ कहा था। फिर उन्होंने एक और क्लू ढूंढा जो उन्हें एक नए कमरे तक ले गया। उस कमरे के अंदर की जगह को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उनसे पहले कोई और वहां पहुंच गया हो। तब उसने कुछ खास ताले देखे जिनमें से एक लॉक मिसिंग था। संगीत उसका आकार बिल्कुल उस पाइप जैसा था जो उन्हें उस जहाज में मिली थी। बेन ने पाइप निकाली और लॉक में फिट की और जैसे ही लॉक घूमा तो एक सीक्रेट रूम खुल गया और आखिरकार उसके पीछे था खजाना। पूरा कमरा खजाने से भरा हुआ था। जो चीज पैट्रिक और उसके पिता ने सालों तक ढूंढी थी वो यहाँ थी। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें बाहर जाती हुई सीढ़ियाँ भी मिल गई। बेन सबसे पहले बाहर निकला और वहाँ उसे एक आदमी मिला। बेन ने उससे फोन मांगकर सडस्की को कॉल किया। यहाँ बेन ने खजाने के बारे में बताया और साथ ही यह भी कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उसने कुछ कंडीशंस रखी। पहली थी कि एबिगेल के ऊपर कोई एक्शन न लिया जाए। खजाने को ढूंढने का पूरा श्रेय उसे और उसके परिवार को मिले। रायली को भी खजाने में से कुछ हिस्सा दिया जाए और सबसे जरूरी बेन जेल न जाए। सडस्की ने उसकी सारी शर्तें मान ली और बाद में इयान को भी पकड़ लिया। कुछ ही दिनों में यह खजाना दुनिया भर के म्यूजियम्स में भेज दिया गया। एक दिन सब लोग मिलकर मजे उड़ा रहे थे, लेकिन रायली थोड़ा गुस्सा था। उसने बेन से कहा कि तुमने सरकार का दिया हुआ पैसा ठुकरा क्यों दिया। यहाँ बन हंसा और आगे से जवाब नहीं दिया। रायली अपनी नई कार में बैठा जिससे पता चलता था कि उसे भी बढ़िया पैसे मिले हैं सरकार से। खैर उसके जाने के बाद हमें पता चलता है कि बन और एबिगेल ने शादी कर ली है और आखिर में वह अपने नए घर के अंदर चले गए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।